Good morning, students. Today we will discuss about the next chapter, 8th class Geo, 5th chapter Industry. What is industry? इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्रीज के पार्ट्स क्या हैं, उसको कैसे डिविजन्स किया जाता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. इंडस्ट्री. Have you ever given a thought that the fact that the notes book you use for writing has come to you after a long process of manufacturing? इसमें बड़ा ये बताया गया कि मोस्टली जब हम कोई बुक पे लिखते हैं या जो नोटबुक पे लिखते हैं वो काफ़ी हमारे पास एक काफ़ी लंबे प्रोसेस के बाद हमारे पास आती है. इट स्टार्टेड इट्स लाइफ एज ए पार्ट ऑफ ट्री. इसकी जो लाइफ है स्टार्ट होती है एक ट्री से स्टार्ट होती है. इट वॉज कट डाउन एंड ट्रांसपोर्ट टू द पल्प मिल्स. इसको पेड्स को काटा जाता है, फिर बाद में जो पल्प मिल है उसमें ट्रांसफ़र किया जाता है. देयर वुड ऑफ द ट्रीज वाज प्रोसेस्ड एंड कन्वर्टेड इन वुड पल्प. अब बाद में जो ट्री की जो पार्ट्स को वुड पल्प में कन्वर्ट किया जाता है, वुड पल्प्स को केमिकल्स में मिक्स किया जाता है, बाद में मशीनों के द्वारा इसको पेपर में कन्वर्ट किया जाता है. इस पेपर को बाद में प्रेस में इंक के द्वारा इस पर केमिकल्स यूज़ करके लाइनें लगाई जाती हैं पेज पे. बाद में इस पेज को बाउंड किया जाता है एक नोटबुक के रूप में. बाद में इसको मार्केट में सेल किया जाता है और वो हमारे पास हमारे हाथ में आती है जिस पर हम लिखते हैं, यूज़ करते हैं. ये प्रोसेस है नोटबुक का. नेक्स्ट आता है सेकेंडरी एक्टिविटी इन द मैन्युफैक्चरिंग. सेकेंडरी एक्टिविटीज़ एंड मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस होता है रॉ मटेरियल से, जो रॉ मटेरियल्स होते हैं इनपुट, जो इनपुट को काफ़ी मूल्यवान बनाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं. एज यू हैव सीन पल्प वाज चेंज इनटू पेपर. जैसे मैंने अभी आपको बताया जो पल्प है वो पेपर में चेंज होती है, पेपर नोटबुक में चेंज होता है. ये काफ़ी दो स्टेज हैं जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस होता है. अब जो पेपर होता है वो पल्प्स के द्वारा या फिर जो क्लॉथ होता है वो कॉटन्स के द्वारा काफ़ी मूल्यवान हो जाता है, जो काफ़ी स्टेज के द्वारा गुजरता है, प्रोसेस के द्वारा गुजरता है. बाद में जैसे ये फिनिश प्रोडक्ट में यूज होता है तो काफ़ी मूल्यवान वैल्यू हो जाती है, इसकी यूटिलिटी हो जाती है रॉ मटेरियल्स की, जो काफ़ी फॉर्म में होता है जिसका हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होती है. फिर आते हैं इंडस्ट्री. इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री की डेफिनेशन इसमें है, इंडस्ट्री रेफर्स टू एन इकोनॉमी एक्टिविटी. इसमें इंडस्ट्री को हम कहते हैं उद्योग. इसमें इकोनॉमी एक्टिविटी आती है जिसमें वस्तुओं का प्रोडक्शंस किया जाता है, एक्सट्रैक्शंस ऑफ मिनरल्स को निकाला जाता है या उनकी सर्विस दी जाती है, सेवाएं दी जाती हैं. वी हैव आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, प्रोडक्शन ऑफ गुड. इसमें स्टील और आयरन इंडस्ट्री आते हैं. कोयल माइनिंग इंडस्ट्री आते हैं, इसमें कोयल को निकाला जाता है. टूरिज्म इंडस्ट्री आती है, इसमें सेवाएं दी जाती हैं. फिर आता है इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन. इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन अलग अलग है. इसके आधार पे, रॉ मटेरियल्स के आधार पे, साइज के आधार पे, ओनरशिप के आधार पे इसका क्लासिफिकेशन अलग अलग किया गया है. फर्स्ट आता है रॉ मटेरियल्स के आधार पे जो इंडस्ट्री आते हैं वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्री, मरीन बेस्ड इंडस्ट्री, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री. ये डिपेंड करती हैं रॉ मटेरियल के आधार पे जो हम यूज़ करते हैं. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बेटा वो इंडस्ट्री होते हैं जो प्लांट्स का और एनिमल्स का यूज़ करते हैं प्रोडक्ट्स के लिए, अपने अपने रॉ मटेरियल्स के लिए इसका यूज़ करते हैं. इसी के आधार पे जो फूड प्रोसेसिंग है, वेजिटेबल ऑयल है, कॉटन जो टेक्सटाइल है या फिर डेयरी प्रोडक्ट हैं, ये इंडस्ट्री मोस्टली इन्हीं पे डिपेंड होती हैं. मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्री बेटा वो इंडस्ट्री होती हैं जिसमें प्राइमरी इंडस्ट्री के दौरान इसमें मिनरल्स और का यूज़ रॉ मटेरियल्स में किया जाता है, बाद में प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जो बाकी अदर इंडस्ट्री को फीड देते हैं. आयरन जो मेड है वो आयरन ओर से बनाया जाता है जिससे काफ़ी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का ही एग्जांपल है. इसमें जो रॉ मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं उसकी वजह से काफ़ी अलग जो प्रोडक्ट बनते हैं, जो काफ़ी जैसे इसमें आते हैं हैवी मशीन्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, मटेरियल्स हैं, रेलवे कोच है जिसमें का यूज़ बिल्डिंग वगैरह बनाने में, मशीन्स बनाने में और रेलवे के पार्ट्स वगैरह बनाने में किया जाता है. तो ये होती है आयरन और स्टील इंडस्ट्री. मरीन बेस्ड इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो सी या ओशंस के आसपास बनाई जाती है, जिसका रॉ मटेरियल्स यूज़ किया जाता है फिशिंग ऑयल बनाने में या सी फूड बनाने में यूज़ किया जाता है. फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री वो होते हैं जो फॉरेस्ट पे आधारित होते हैं रॉ मटेरियल्स के लिए, और वहाँ से वो क्या करती हैं,
पल्प से पेपर, फिर फर्नीचर्स या बिल्डिंग या पैरामेक्यूटिकल्स, ये चीज़ें बनाई जाती है। जैसे दवाइयाँ हो गई, फर्नीचर्स हो गई, बिल्डिंग हो गई या पेपर हो गई, ये सारे जो प्रोडक्ट हैं फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री में बनते हैं, जो मोस्टली फॉरेस्ट पे जो रॉ मटेरियल होते हैं उनके भी डिपेंड होते हैं। फिर आते हैं जो साइज़ है, साइज़ के आधार पर इंडस्ट्री कैसी है। साइज़ के आधार पर जो इंडस्ट्री स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री साइज़ के आधार पर डिवाइड की गई है। कॉटेज और जो हाउस होल्ड इंडस्ट्री है वो स्मॉल टाइप की इंडस्ट्री होती हैं, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग का काम हाथ से किया जाता है या आर्टिशंस के द्वारा किया जाता है, जैसे कि बास्केट बनाना, पोट गमले बनाना, हाथ से कोई चीज़ बनाना, ये कॉटेज इंडस्ट्री में आते हैं। इसमें मोस्टली स्मॉल स्केल पर इंडस्ट्री होती है। इसमें जो कैपिटल होती है, जो पूंजी होती है वो कम होती है, टेक्नोलॉजी भी कम होती है जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री के कंपैरिजन में। और जो लार्ज स्केल जो इंडस्ट्री होती है उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, काफ़ी ज़्यादा लेबर होते हैं। जो बड़े लेवल पर इंडस्ट्री होती है उसको हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे सिल्क वीविंग है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये स्मॉल स्केल पे हैं। और जो ऑटोमोबाइल्स है, हैवी मशीन्स है, ये बड़े स्केल पे इंडस्ट्री हैं, तो ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री है। तो मतलब दो टाइप की इंडस्ट्री होती हैं, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल इंडस्ट्री। फिर ओनरशिप के आधार पर इंडस्ट्री का डिवीजन किया गया है। इसमें आते हैं प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, स्टेट, पब्लिक सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री वो होते हैं जिस इंडस्ट्री को ऑपरेट इंडिविजुअल या ग्रुप में इंडिविजुअल किया जाता है, जिस पर एक का स्वामित्व होता है, उसमें गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री वो होते हैं जिसको ऑपरेट गवर्नमेंट करती है, जैसे इसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री वो होते हैं जिसमें इंडस्ट्री में ऑपरेट स्टेट और इंडिविजुअल्स ऑफ ग्रुप दोनों करते हैं, मतलब सरकार और प्राइवेट दोनों जिसको ऑपरेट करते हैं। मारुति उद्योग लिमिटेड इसका एग्जांपल है जॉइंट सेक्टर का। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री वो होती हैं जिसको ऑपरेट जो प्रोड्यूसर, कोई चीज़ को बनाने वाला, सप्लायर जैसे रॉ मटेरियल को सप्लाई करने वाला, दोनों उसके ओनरशिप होते हैं, मालिक होते हैं, दोनों काम करते हैं मिलकर। तो आनंद मिल यूनियन लिमिटेड और सुधा डेयरी इसके काफ़ी अच्छे एग्जांपल हैं। फिर आता है जो इंडस्ट्री को लोकेशन को प्रभावित करते हैं, इफेक्ट करते हैं, तो इसमें रॉ मटेरियल्स आते हैं, लेबर, कैपिटल, मार्केट, वाटर, पावर, लैंड, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके बिना इंडस्ट्री सेट नहीं हो सकती। ये सारे फैक्टर अगर आसपास के हिस्से में हैं तो इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, और ये सारे फैक्टर्स ही इंडस्ट्री को डेवलप करते हैं। तो इन्हीं के आधार पे इंडस्ट्री डेवलप होती है और ये सारे फैक्टर्स इंडस्ट्री को प्रभावित भी करते हैं। अगर ये इसमें से कोई भी ऐसा फैक्टर जो दूर है, काफ़ी दूरी पर है, उसमें ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं लगती है, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है, तो उसकी वजह से इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान होता है। अगर आसपास के इलाके में सारे जो रॉ मटेरियल्स या फिर लेबर्स है, कैपिटल है या मार्केट है, सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाती हैं, तो इंडस्ट्री के ग्रोथ में काफ़ी डेवलपमेंट होता है। इंडस्ट्रियल सिस्टम वो आता है जिसमें तीन प्रोसेस काम करते हैं, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। इनपुट में मैंने आपको बताया था रॉ मटेरियल्स आता है, लेबर, लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर, ये इसमें आते हैं। प्रोसेस में आते हैं जो रॉ मटेरियल है वो फिनिश प्रोडक्ट में बनाया जाता है। फिर आउटपुट में आता है जो प्रोडक्ट बनाया जाता है उससे इनकम होती है, इनकम कमाई जाती है। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इनपुट चीज़ें हैं कॉटन, ह्यूमन लेबर, फैक्टर्स, ट्रांसपोर्ट, कॉस्ट। और प्रोसेस में क्या होते हैं, गिनिंग करना, स्पिनिंग करना, वीविंग करना, डाइंग करना, प्रिंटिंग करना, मतलब कटाई करना, छटाई करना, बुनना, रंगाई करना या प्रिंट करना, ये सारे प्रोसेस इसमें आते हैं। जो टी शर्ट आती है, जो लास्ट आउटपुट आता है जिसको हम पहनते हैं। इंडस्ट्रियल रीजन्स वो होते हैं ए नंबर ऑफ द इंडस्ट्री लोकेट क्लोज टू ईच अदर, मतलब जो काफ़ी वैरायटी की जो इंडस्ट्री होती हैं आसपास एक दूसरे के साथ क्लोज होती हैं और आपस में जो बेनिफिट होते हैं वो भी शेयर करती हैं। मेजर जो इंडस्ट्रियल रीजन्स अगर वर्ल्ड वाइज है तो वो है नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न सेंट्रल यूरोप और ईस्टर्न एशिया। ये इसमें वर्ल्ड वाइज हैं अलग अलग, जैसे कॉन्टिनेंट के आधार पे जो इंडस्ट्री का जो रेशियो है, जो काफ़ी मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स है वो दिखाए गए हैं। इसके बाद आता है बेटा जो इंडस्ट्री हैं, जो काफ़ी इंडस्ट्री जैसे सी पोर्ट्स के पास भी होते हैं, कोयल माइन के पास भी होते हैं, कोयल फील्ड के पास भी होते हैं। अपने इंडिया में जो इंडस्ट्रियल रीजन्स है वो बॉम्बे हाई है, यहाँ पे बॉम्बे, पुणे क्लस्टर, बेंगलुरु, तमिलनाडु, हुगली रीजन्स, अहमदाबाद,
छोटा नागपुर, पठार, विशाखापट्टनम, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ, ये काफ़ी रीजन्स आते हैं। या इसके अलावा त्रिवेंद्रपुरम, ये इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं जहाँ पे काफ़ी बड़ी मात्रा में इंडस्ट्री हैं। फिर आता है बेटा इंडस्ट्रियल जो डिजास्टर होता है। इसमें क्या होता है, कई बार इंडस्ट्री किसी चीज़ का प्रोडक्शंस करती है, उसकी वजह से कई बार कोई केमिकल्स वगैरह जो बनते हैं वो लीक हो जाते हैं, लीकेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से आसपास के एरिया में जो काम करने वाले वर्कर्स हैं वो काफ़ी इफ़ेक्ट होते हैं। ये ऐसी घटना एक भोपाल में घटी थी 3 दिसंबर 1984 में। ये टाइम इसमें है। इसके अकॉर्डिंग क्या है, इसमें एक घटना घटी जिसमें टेक्नोलॉजी के आधार पे जो एक एक्सीडेंट हुआ, किसी इसमें जो हाईली जो पॉइजन वाले जो मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस थी हाइड्रोजन के साथ लीक हुई थी, जिसकी वजह से काफ़ी लोग इफ़ेक्ट हुए थे, जिसमें डेथ जो रेशो था 3598 जो 1989 में हुआ था। इसमें 1000 लोग काफ़ी सफ़र हुए, किसी को ब्लाइंडनेस हो गया, किसी को इम्यूनिटी सिस्टम की प्रॉब्लम हो गई, किसी को डिसऑर्डर जो विकलांग हो गए। तो ये सारे प्रोसेस क्या हैं, ये कई बार कोई केमिकल जो इंडस्ट्री होती हैं तो उसमें कोई चीज़ लीक हो जाती है तो ये चीज़ें भी फेस करनी पड़ती हैं। सेकंड जो अनदर इंसिडेंट है वो बेटा चाइना में हुई थी। वहाँ पे जो गैस वेल हैं वो फट गए थे, ब्लो आउट हो गए थे, जिसकी वजह से ये घटना घटी थी 23 दिसंबर 2005 में। कितने जो मेंबर इसमें जो लोग मरे थे, 243 पीपल इसमें मरे, 9000 पीपल इंजर्ड हुए और 64,000 पीपल जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव हो गए। और मैनी जो पीपल्स थे वो डाइट के अलावा इसमें काफ़ी चीज़ों से भी वो परेशान हुए, सफ़र हुए, जैसे आइज़ की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम, ये जो गैस की वजह से हुई। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है जो रिस्क है उसको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है। उसमें मेजर्स काफ़ी आते हैं, काफ़ी उपाय हैं। इसमें क्या है, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया जहाँ पर इंडस्ट्री बनाई जाती है, अगर उसके आसपास के एरिया में कोई डेंसली पॉपुलेशन का एरिया है तो वहाँ के लोगों को दूर शिफ्ट करना या फिर इंडस्ट्री को हम दूर शिफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड पॉइंट्स में आता है जो पीपल आसपास के क्षेत्र में जो इंडस्ट्री के आसपास स्टे हैं उनको उस कंपनी में जो भी टॉनिक्स वगैरह है या फिर कोई भी जो पॉइजन वाली इंडस्ट्री जो केमिकल बनता है तो उसके बारे में उस जनता को अवेयर करना चाहिए। थर्ड आता है जो फायर के जो वार्निंग के जो सिस्टम होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे होने चाहिए, अगर अच्छे नहीं तो उसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो जो टॉक्सिक सब्सटेंस की होती है वो भी अच्छी लिमिटेड होनी चाहिए और सही होनी चाहिए। और जो पोल्यूशन जो काफ़ी क्वालिटी जो पोल्यूशन होता है इंडस्ट्री की वजह से उस पर भी इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, ज़्यादा पोल्यूशन उस क्षेत्र में ना हो और वहाँ की आबादी ज़्यादा सफ़र ना करे। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेजर इंडस्ट्री। डिस्ट्रीब्यूशन होता है बेटा इंडस्ट्रीज़ के आधार पे क्या है कि इंडस्ट्रीज़ का फैलाव कहाँ कहाँ है। मेजर इंडस्ट्री मतलब बड़ी बड़ी इंडस्ट्री का फैलाव कहाँ कहाँ है वर्ल्ड वाइज। इसमें मेजर इंडस्ट्री में आता है आयरन जो स्टील इंडस्ट्री है, उसमें टेक्सटाइल भी आते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री आती हैं। आयरन जो स्टील इंडस्ट्री या टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये काफ़ी पुरानी हैं, ओल्ड इंडस्ट्री हैं, लेकिन जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है अभी नहीं नई नई उसकी शुरुआत हुई, मतलब ये स्टार्टिंग ही हुई है इंडस्ट्री की। द कंट्री इन द विच आयरन स्टील इंडस्ट्री। अब इसमें इंडस्ट्री के बारे में बताया गया जो अलग अलग कंट्री वाइज हैं, यूएसए, चाइना, जापान, रशिया टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ पे हैं, हांगकांग में, साउथ कोरिया में, जापान में, ताइवान में। इसके अलावा जो मेजर हब हैं किसके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के, वो हैं सिलिकॉन वैली ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया, बेंगलुरु अपने इंडिया में। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है बेटा, ये क्या होती हैं, आयरन जो स्टील इंडस्ट्री काफ़ी बड़े लेवल पे इंडस्ट्री होती हैं जो वही इसमें चीज़ काम करते हैं, वेरियस प्रोसेसेस में काम करते हैं, इनपुट प्रोसेस आउटपुट हैं, तो जो तीन चीज़ें काम करते हैं जो काफ़ी इसेंशियल हैं। इसमें क्या होता है, ये इंडस्ट्री जो बाकी जो इंडस्ट्री होती हैं फीडर मतलब उनको कच्चा माल उपलब्ध करवाती है बाकी इंडस्ट्री को जो इस पर बड़ी इंडस्ट्री पर डिपेंड होती हैं। इसमें जो इनपुट का प्रोसेस होता है इंडस्ट्री में क्या होता है, जो रॉ मटेरियल होता है जिसमें आयरन ओर है, कोयल है, लाइमस्टोन है, लेबर है, कैपिटल है, साइट है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर होते हैं, ये इनपुट में काम करते हैं। प्रोसेस में क्या काम करते हैं, जो आयरन ओर है उसमें स्टील इन्वॉल्व किया जाता है मैनी स्टेज में, या इसके अलावा जो रॉ मटेरियल है उसको जो ब्लास्ट फोरेंस होते हैं जो हम जिसको भट्ठी बोलते हैं उसमें इसको स्मेल्ट किया जाता है, पिंगाला जाता है, फिर बाद में इसको रिफ़ाइन किया जाता है और जो हमें आउटपुट मिलता है स्टील का उसको अलग प्रोडक्ट में यूज़ किया जाता है एज ए रॉ मटेरियल जो काफ़ी इसेंशियल है, काफ़ी आवश्यक है।
इसके अलावा जो स्टील होता है काफ़ी टफ होता है, इसको ईजिली काफ़ी दूसरी शेप में चेंज कर दिया जाता है, इसको काटा जाता है, वायर में कन्वर्ट किया जाता है। जो स्पेशल ऑयल होते हैं, मतलब इसमें ऑयल क्या होते हैं, जो मिक्स धातु होते हैं, जिसमें स्टील्स में काफ़ी अलग जो धातुएं मिक्स की जाती हैं, ऐड की जाती हैं स्मॉल स्मॉल अमाउंट में। जैसे इसमें अदर्स मेटल होते हैं, एल्यूमिनियम, निकल, कॉपर, ये क्या होते हैं स्टील्स में इन्वॉल्व किए जाते हैं, उसमें मिक्स किए जाते हैं, जिसकी वजह से जो स्टील की जो गुणवत्ता बढ़ जाती है, हार्डनेस, टफनेस, जो एबिलिटी होती है, क्या रिसिस्ट, मतलब इसमें जंग वगैरह नहीं लगती, ये इनकी योग्यताएं जो एबिलिटी होती हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं बाकी धातुओं की मिलने की वजह से। स्टील्स इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री। जो स्टील होते हैं बेटा मॉडर्न इंडस्ट्री की बैकबोन है, क्योंकि काफ़ी जो ऑलमोस्ट जो एवरीथिंग है, जो इंडस्ट्री भी कोई भी चीज़ है, कोई भी पार्ट्स है, वो इसी से बनते हैं। आयरन जो स्टील इंडस्ट्री से बनते हैं, कोई भी टूल है या मशीन्स है, कोई भी मेटल्स हैं, ये सारी चीज़ें स्टील से ही बनते हैं। इसमें जैसे शिप है, ट्रेन है, ट्रक है, ऑटो है, ये मोस्टली स्टील से बनते हैं। ये इसके अलावा जो हमारे सेफ्टी पिन है, नीडल है, ये भी स्टील से बनते हैं। ऑयल वेल जो कुएँ हैं वो भी, उसको ड्रिलिंग का जो काम किया जाता है वो भी स्टील मशीन से किया जाता है। और इसके अलावा जो स्टील की पाइपलाइन बनती हैं, जिसमें ऑयल एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइन के द्वारा बिछाया जाता है। जो फार्म सिस्टम होते हैं उसमें भी स्टील का यूज़ किया जाता है। लार्ज जो बिल्डिंग होते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग में काम भी, जो फ्रेम वर्क होता है वो भी स्टील से किया जाता है। बिफोर 18th सेंचुरी के दौरान या इससे पहले जो इंडस्ट्री जो थी आयरन जो स्टील की, वो उनकी जो लोकेशन थी, रॉ मटेरियल्स और पावर सप्लाई जहाँ रनिंग वाटर था वहाँ पे अवेलेबल थी। लेटर बाद में जो लोकेशन थी इंडस्ट्री की, वो धीरे धीरे कोयल फील्ड और जो कैनल रेलवे के पास सिचुएटेड हो गई। आफ्टर 1950 जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री थी, वो बेटा जो काफ़ी जो फ्लैट एरिया है सी के आसपास, वहाँ पे शिफ्ट हो गई, क्योंकि यहाँ पर जो स्टील का जो प्रोडक्शन था काफ़ी लार्ज स्केल पे काफ़ी बढ़ गया था, और उसकी वजह से सी की वजह से उसको इंपोर्ट किया जाता था। अब इंडिया में जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है वो काफ़ी डेवलप हुई। क्यों? उसके पीछे रीजन्स ये आते हैं कि जो एडवांटेज हैं, रॉ मटेरियल्स काफ़ी अच्छा है, सस्ते लेबर हैं, ट्रांसपोर्ट की अच्छी सुविधा है, मार्केट हैं, ये सारे जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं जो स्टील इंडस्ट्री को प्रोड्यूस करते हैं, उसको डेवलप करते हैं। जैसे हमारे जो क्षेत्र से इसमें आते हैं, भिलाई, दुर्गापुर है, जमशेदपुर है, राउरकेला है, बोकारो है, ये सिचुएटेड हैं। हमारे जो 4 स्टेट आते हैं, कौन से? वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उसमें ये सिचुएटेड हैं। इसके अलावा विजयनगर कर्नाटका में है, भद्रावती है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सलेम तमिलनाडु में है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो स्टील इंडस्ट्री हैं, जिनकी लोकेशन काफ़ी अच्छी है, और जो जो इंडस्ट्री प्रोडक्शन है वो काफ़ी बड़े लेवल पे करते हैं, और काफ़ी लोग इसमें काम भी करते हैं। यानी कि 30 मिलियन जो टन जो प्रोड्यूस किया जाता है 2002 में, और 1947 में इसमें 1 मिलियन प्रोड्यूस किया जाता था प्रोडक्शन। अब जो टाटा आयरन स्टील इंडस्ट्री है, कंपनी है जमशेदपुर। बिफोर 1947, मतलब भारत के आज़ाद होने से पहले, ये इंडस्ट्री आयरन जो स्टील इंडस्ट्री जो प्लांट था भारत में सेट हुआ था। इसको टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड यानी कि टिस्को के नाम से जाना जाता है। ये प्राइवेट के द्वारा सेट किया गया था, मतलब किसी का एक का स्वामित्व इस पे था। आफ्टर इंडिपेंडेंस, देश आज़ाद होने के बाद में गवर्नमेंट ने इसको अपने कंट्रोल में ले लिया, और काफ़ी सेवरल आयरन जो स्टील प्लांट यहाँ पे सेट किए। टिस्को के जो निर्माण हुआ था 1907 में साकची में हुआ था, और इसमें आसपास के जो रिवर्स थी, सवर्ण रेखा और खरकरई, जो झारखंड में हैं, या फिर जो जो जोग्राफिकल जो कंडीशंस थी काफ़ी अच्छी थी, जिसकी वजह से जमशेदपुर का नाम इसका नाम दिया गया। और जमशेदपुर में काफ़ी सूटेबल कंडीशन थी, जिसकी वजह से ये प्लांट काफ़ी डेवलप हुआ। ये बेटा उस प्लांट्स की लोकेशन दिखाई गई है जो मैप में है। फिर जो साकची है, जो काफ़ी जो स्टील प्लांट डेवलप हुआ, उसके पीछे क्या रीजन्स आते हैं? वो आते हैं बेटा, यहाँ पे जो काली माटी स्टेशन है, जो बंगाल नागपुर रेलवे लाइन है, वो 30 किलोमीटर दूर है इस प्लांट से, फर्स्ट रीजन। सेकंड होता है कि इसमें जो कोयल है, आयरन ओर है, मैग्नीज आसपास के हिस्से में डिपॉजिट हैं, जो कलकत्ता में, और वहीं पर लार्ज मार्केट भी है, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है जो टिस्को, बेटा यहाँ पे इसको जो कोयल की है, जो झारिया कोयल फील्ड से पूर्ति की जाती है, आयरन ओर की, लाइमस्टोन की, डोलोमाइट की, मैग्नीज की उड़ीसा से और छत्तीसगढ़ से। खराईखर जो सवर्ण रेखा जो रिवर्स है वो पानी की सप्लाई करती हैं। गवर्नमेंट भी इनको काफ़ी अच्छी फैसिलिटी देती है, जिसकी वजह से काफ़ी डेवलप हुई। इन जमशेदपुर सेवरल अदर्स इंडस्ट्रियल प्लांट वर सेटअप।
आफ्टर टिस्को। टिस्को के बाद में यहाँ पे काफ़ी अलग जो डिफरेंट टाइप के जो प्लांट्स थे वो भी सेट हुए। इसमें जैसे केमिकल्स इंडस्ट्री आती हैं, लोकोमोटिव आते हैं जिसमें इंजन्स वगैरह बनाए जाते हैं, इंजन्स के पार्ट्स वगैरह बनाए जाते हैं। एग्रीकल्चर जो इक्विपमेंट्स, एग्रीकल्चर से संबंधित इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं, मशीन्स बनाए जाते हैं, टीन प्लेट, टीन की चादर वगैरह बनाए जाते हैं, केबल वायर, ये सारी चीज़ें यहीं पर बनाए जाते हैं। जो इंडस्ट्री टिस्को के बाद में यहाँ पर इंडस्ट्री सेट हुई और वो इंडस्ट्री यहाँ पे बनी। द डेवलपमेंट ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ओपन, यानी कि इसके डेवलपमेंट की वजह से भारत में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में काफ़ी तेज़ी आई। और जो मोस्टली ऑल सेक्टर्स में जो इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्री थी वो डिपेंड थी किस पे, आयरन और स्टील इंडस्ट्री पे, जिसकी वजह से बाकी सुविधाएं भी यहाँ पर कंप्लीट हुई। और जो इंडियन जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री थी उसकी वजह से लार्ज बड़े स्केल पे जो छोटे छोटे जो मिनी इंडस्ट्रीज मिल्स थे उनको काफ़ी प्रोडक्शन दिया जाता था, काफ़ी उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया जाता था, जिसकी वजह से उनको काफ़ी फैसिलिटी मिलती थी। इसके अलावा इसमें सेकेंडरी जो प्रोडक्शंस आते हैं, रोलिंग मिल्स हैं या एसेलरीज इंडस्ट्री, ये इसी में आते हैं। तो यहाँ तक बेटा हमने चैप्टर्स को कवर किया। बाकी जो पॉइंट्स, इसके जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं वो हम नेक्स्ट मीटिंग में कवर करेंगे। ओके बेटा, टिल देन ओके बाय।